हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्लास 7 सब्जेक्ट हमारा है विज्ञान, पार्ट 2, चैप्टर 2, जिसका नाम है ऊष्मा प्रवाह तथा तापमान। प्रस्तावना। हजारों वर्ष पहले मनुष्य के लिए ऊष्मा की प्रकृति किसी आश्चर्य से कम नहीं थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें कहा गया कि ऊष्मा भी वास्तव में एक पदार्थ है, जिनका नाम उन्होंने कैलोरी रखा। ऊष्मा की कई विशेषताओं और गुणों ने वैज्ञानिकों के इस सिद्धांत की पुष्टि की। उदाहरण के लिए, ज्वाला से निकलने वाली ऊष्मा किसी वस्तु जैसे धातु के ठंडे टुकड़े में पहुंच जाती है। ऊष्मा के बारे में जानकारी और जीवन में इसके महत्व को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस अध्याय में हम इसके बारे में हमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम ऊष्मा को समझेंगे। ऊष्मा, यदि आप किसी बर्तन को आग पर अथवा चूल्हे पर रखते हैं तो बहुत जल्द बर्तन गर्म हो जाता है। बर्तन जैसा पहले था वैसा ही दिखता है, लेकिन उसके भीतर कोई प्रक्रिया आवश्यक होती है जिससे वह गर्म हो जाता है। यदि आपकी आंखें अणुओं को, वे छोटे कण जिनमें मिलकर वह बर्तन बना है, देख पाने में सक्षम होती है, तो आप देखते कि आग पर रखे बर्तन के भीतर अणुओं की गति ठंडे बर्तन के भीतर अणुओं की गति में अपेक्षा बहुत अधिक तीव्र हो गई है। इस प्रकार आप देख और समझ सकते हैं कि ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है और यह ऊर्जा आणविक गति के रूप में होती है। अब आता है ऊष्मा के स्रोत। हम पृथ्वी पर ऊष्मा का अधिकांश भाग सूर्य से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के भीतर काफी गहराई पर भी ऊष्मा है। यह ऊष्मा ज्वालामुखी और गर्म धाराओं के रूप में पृथ्वी की सतह पर आती है। मनुष्य ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। कोयला और तेल आदि ईंधन है। ये ईंधन कार्बन युक्त होते हैं। यह कार्बन ईंधन को जलाने पर वायु से ऑक्सीजन ग्रहण कर ऊष्मा उत्पन्न करता है। नाभिकीय अभिक्रियाएं भी ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। अब हम थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। अब आता है ऊष्मा के प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव। ऊष्मीय ऊर्जा विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालती है। कुछ महत्वपूर्ण और साधारण रूप से दिखाई पड़ने वाले प्रभाव अग्रलिखित हैं। ऊष्मा के प्रभाव। सबसे पहले, ऊष्मीय ऊर्जा विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालती है। कुछ महत्वपूर्ण और साधारण रूप से दिखाई पड़ने वाले प्रभाव अग्रलिखित हैं। अवस्था परिवर्तन। पदार्थों को गर्म करने पर उनकी अवस्था में भी परिवर्तन संभव है। ठोस पदार्थों को निश्चित तापमान तक गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में आ जाते हैं। इसी प्रकार द्रवों को जब एक निश्चित ताप तक गर्म किया जाता है तो वे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। पदार्थों का ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में आना गलन कहलाता है। अवस्था में यह परिवर्तन एक निश्चित ताप पर ही होता है। जिस ताप पर कोई ठोस पिघलता है और द्रव अवस्था में आता है उसे गलनांक कहते हैं। उदाहरण के लिए, बल्ब का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। द्रवों का गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्वथन कहलाता है। यह अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर ही होता है। जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होना शुरू होता है क्वथनांक कहलाता है। उदाहरण के लिए, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है जब तक कि बर्तन का पूरा पानी इस ताप पर नहीं पहुंच जाता। कुछ ठोस पदार्थों के हमें गलनांक के बारे में दिया है गलनांक, और कुछ पदार्थों के हमें क्वथनांक दिए हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है, ठीक है, और पारा का, मरकरी का क्वथनांक कितना होता है, सोना का गलनांक कितना होता है, तो ये हमें सारणी में दी है। अब आता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। जब एक बीकर में कुछ बर्फ डालकर उसे गर्म करते हैं तो यह 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप पिघलती है। पूरी बर्फ पिघलने तक इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जबकि इस दौरान लगातार ऊष्मा दी जा रही है। बर्फ पिघलना शुरू होने पर और पूरी बर्फ के द्रव में रूप में आने के बीच ऊष्मा की आपूर्ति होती है, लेकिन द्रव का ताप स्थिर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इस दौरान दी गई ऊष्मा बर्फ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब थर्मामीटर की सहायता से दी गई ऊष्मा की गणना की जा सकती है। पूरी बर्फ पिघल जाने के बाद द्रव का तापमान काफी तीव्रता से बढ़ता है। किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ये छोटे छोटे से शॉर्ट आंसर हैं, जैसे गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, और बीच में हमें और भी क्वेश्चंस आए थे, ये सभी आपको अंडरलाइन करना है। यह गुप्त ऊष्मा वास्तव में पदार्थ के अंतर आणविक बलों को तोड़ने में प्रयुक्त होती है और आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। जब सभी अंतर आणविक बल टूट जाते हैं
तो ऊष्मा का द्रव ताप बढ़ाने लगती है। किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देने पर स्थिर ताप पर उसकी ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। इसका ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम बर्फ को द्रव में बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार द्रव के क्वथनांक में गुप्त ऊष्मा द्रव के अंतर आणविक बल को तोड़ने का कार्य करती है। इस अवस्था में ताप में वृद्धि नहीं होती है। किसी द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को जबकि अवस्था परिवर्तन के समय ताप स्थिर रहे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। इसका तात्पर्य है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप के 1 किलोग्राम जल का इतने ही ताप पर वाष्प में बदलने के लिए 540 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तापमान में परिवर्तन। जब किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो ठोस का ताप बढ़ने लगता है। कभी कभी अत्यधिक ऊष्मा देने पर ठोस पिघलने भी लगता है। ऊष्मा जो ठोस का तापमान बढ़ाती है, ठोस पदार्थ के अणुओं को गतिशील कर देती है अथवा उनकी गति बढ़ा देती है। इस प्रकार की ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा का तात्पर्य गति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होता है। रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन। आप दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी वस्तुएं देखने और उपयोग करते हैं जिनमें ऊष्मा के कारण रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रोटी का सेकना और शरद ऋतु में पत्तियों का रंग बदलना ऐसे ही उदाहरण है। ये ऊष्मा परिवर्तन के साथ होने वाले रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार भोजन का पाचन भी इसका एक उदाहरण है। हम दूध और पानी को गर्म करके इनके पाए जाने वाले घातक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। अधिकांश पक्षी अपने अंडों पर बैठकर उन्हें सेते हैं। पक्षियों की यह क्रिया अंडे को गर्म रखती है और उसमें से बच्चा विकसित होता है। ये ऊष्मा के जैविक प्रभावों के उदाहरण हैं। अब आता है द्रव्यों में विस्तार। जब धातुओं को गर्म किया जाता है तो उनका विस्तार होता है, अर्थात धातुओं का आकार गर्म करने पर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। रेलवे अभियंता रेल पटरियों के बीच कुछ स्थान खाली छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इससे गर्मी के दिनों में सूर्य की तीव्र ऊष्मा से पटरियों में फैलाव होने में वे मुड़ न जाए, दूर ही रहें। अलग अलग धातुओं में ऊष्मा देने पर प्रसार की स्थिति भी अलग अलग होती है। द्विधात्विक पट्टिका धातुओं में प्रसार की दर मापने के काम में आती है। ऐसी पट्टिका दो भिन्न भिन्न धातुओं से मिलकर बनी होती है। जब इसे गर्म किया जाता है अथवा ठंडा किया जाता है तो पट्टिका का एक पदार्थ दूसरे की अपेक्षा तेजी से फैलता अथवा सिकुड़ता है। इस कारण पट्टिका मुड़ झुक जाती है। गर्म करने पर पट्टिका की जो धातु अधिक फैलती है वह मुड़ी हुई वक्राकार पट्टिका के बाहर की ओर होती है। द्विधात्विक पट्टिकाओं का प्रयोग ताप नियंत्रण उपकरणों के स्विचों में होता है। इन उपकरणों को थर्मोस्टेट कहते हैं। वायु भी गर्म करने पर फैलती है। प्राचीन काल में लोग बड़े बड़े गुब्बारों में हवा भरकर उसमें उड़ते थे, अर्थात विमान का कार्य लेते थे। गर्म हवा से भरे गुब्बारे आसपास की ठंडी हवा से हल्के होते हैं। गर्म हवा का घनत्व ठंडी वायु से कम होता है। जल के गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है। उदाहरण के लिए पानी से भरी केतली को चूल्हे पर रखने पर गर्म पानी बाहर गिरने लगता है। अत्यधिक गर्म पानी वाष्प में बदल जाता है। वाष्प बहुत तीव्रता से फैलती है। ऊष्मा का मापन। ऊष्मा ऊर्जा ताप में परिवर्तन अथवा अणुओं की गति में परिवर्तन लाती है, अतः ताप अणुओं की गति का मापन है। ऊष्मा मापन का मात्रक कैलोरी है। 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम द्रव जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। उदाहरण के लिए जल का ताप 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस अथवा 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस कर दे। यहाँ ध्यान दें कि कैलोरियों की संख्या जो ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यकता है उस पदार्थ के द्रव्यमान पर भी निर्भर है। जैसे गर्म किया जा रहा है, उदाहरण के लिए 1 ग्राम जल का ताप बढ़ने के लिए 10 कैलोरी ऊष्मा होनी चाहिए। यदि जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के स्थान पर 10 ग्राम दिया जाए तो 10 कैलोरी ऊष्मा 10 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएगी। ऊष्मा एवं ताप। आमतौर पर लोग शायद आप भी ऊष्मा और ताप को लेकर दुविधा में रहते हैं। यद्यपि दोनों आपस में पूरी तरह संबंध है, फिर भी ये दोनों अलग अलग हैं। इस बात को समझाने के लिए ताप और ऊष्मा अलग अलग हैं, इसमें ध्यान रखना चाहिए कि दोनों को मापने की इकाई मात्रा अलग अलग है। ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं जबकि ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। ये मेन पॉइंट है। इसके अतिरिक्त ऊष्मा एक ही मात्रा अलग अलग पदार्थों में ताप परिवर्तन भी अलग अलग करती है। इससे सिद्ध होता है कि ऊष्मा और ताप एक नहीं, दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। समान ऊष्मा से पदार्थों के
ताप में अलग अलग वृद्धि का कारण पदार्थों की अलग अलग अवशोषण क्षमता है। ऊष्मा की आवश्यकता अणुओं का तापमान अथवा गति परिवर्तन के लिए होती है, अर्थात ताप अणुओं की गति का मापक है। किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडापन की तुलना करने की मात्रा ही ताप है। इसके विपरीत दो वस्तुओं में तापांतरण के कारण ऊर्जा स्थानांतरण की मात्रा ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ की ऊष्मा अवशोषण की क्षमता को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयुक्त कैलोरी की मात्रा होती है। भिन्न भिन्न पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माएं भिन्न भिन्न होती हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.093 होती है, अर्थात तांबे के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी के 10वें भाग से भी कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बालू रेत की विशिष्ट ऊष्मा जल की विशिष्ट ऊष्मा से भी कम होती है, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में धरती का ताप दिन में तेजी से बढ़ जाता है और रात में तेजी से गिर जाता है। भोज्य पदार्थों का मान भी कैलोरी में व्यक्त होता है, क्योंकि जब भोजन जलता है तो उसमें ऊर्जा विमुक्त होती है। जितनी ऊर्जा भोज्य पदार्थ विमुक्त करती है वही उनकी कैलोरी मात्रा में होती है। अब आता है ताप मापने के लिए पैमाने। किसी वस्तु की गर्माहट की माप ताप कहलाती है। किसी वस्तु को सिर्फ छूकर उसकी गर्माहट का स्तर सही ढंग से नहीं पता किया जा सकता है। ताप मापने के लिए विशिष्ट प्रकार का उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, जिसे थर्मामीटर या हम तापमापी कहते हैं। तापमापी अर्थात थर्मामीटर एक कांच की नलिका होती है, जिसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। इस बल्ब में पारा भरा होता है। कांच की नली में एक केश नलिका होती है जिसमें पारा चलता है। कांच की नलिका में खाने बने होते हैं जिन पर चिन्ह अंकित होते हैं। आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले थर्मामीटर और प्रयोगशाला के थर्मामीटर ऐसे ही होते हैं। चिकित्सीय कार्यों के थर्मामीटर भी ऐसे होते हैं। इसमें ताप की गणना डिग्री सेल्सियस से करते हैं, इसे डिग्री सेल्सियस में हम लिखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग। प्रयोगशाला तापमापी में 2 मानक चिन्ह बने होते हैं। नीचे की ओर 0 डिग्री सेल्सियस का चिन्ह होता है जो बर्फ का गलनांक है, तथा ऊपर की ओर 100 डिग्री सेल्सियस का चिन्ह होता है जो जल का क्वथनांक है। इन दोनों चिन्हों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक खंड को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। सुविधा के लिए प्रयोगशाला तापमापी में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे और 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक खाने चिन्हित होते हैं। प्रयोगशाला तापमापी मोमबत्ती की ज्वाला का ताप नहीं बता सकता है, क्योंकि मोमबत्ती की लौ का ताप 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। वैज्ञानिकों ने तापमान के लिए एक अन्य पैमाने का भी आविष्कार किया, जिसे केल्विन पैमाना कहते हैं। इसके लिए सेल्सियस पैमाने के मान में 273 डिग्री सेल्सियस जोड़कर केल्विन पैमाने का तापमान किया जाता है। उदाहरण के लिए केल्विन पैमाने पर जल 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। केल्विन पैमाने पर पानी के उबलने क्वथनांक का बिंदु 373 के 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाने से अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इनका न्यूनतम ताप 0 डिग्री के 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जिससे अत्यधिक निम्न स्तर के ताप की गणना आसानी से की जा सकती है। इसके पार्ट हमारा बड़ा है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे जो नेक्स्ट रीडिंग है वो हम आपको नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।